દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થયા પછી તરત જ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો હતો। એક વિગતો એક શંકાસ્પદને ઓળખવામાં આવી રહ્યા હતા, સીસીટીવી તપાસવામાં આવી રહ્યા હતા અને આ બધા વચ્ચે એક મોટો ખુલાસો એ થયો છે કે જે i20 કાર હરિયાણા પાસિંગની કાર હતી જેમાં બ્લાસ્ટ થયો છે। એ કાર સવારે જ દિલ્હી આવી હતી। 8:40 એ દિલ્હીમાં પ્રવેશી હતી। બદરપુર ટોલ નાકાથી આ કાર દિલ્હીમાં પ્રવેશી હતી। 10 કલાક 48 સુધી એ કાર દિલ્હીમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ફરી। એ પછી સાંજે 6:52 દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ કર્યો હતો। પણ એ પહેલા એ 2 થી 2.5 અથવા તો 3 કલાક સુધી આ કાર એ બ્લાસ્ટની જગ્યાથી થોડે જ દૂર આવેલી એક મસ્જિદ પાસે ઊભી રહી હતી। લગભગ 3 કલાક અને એમાં બેઠેલો વ્યક્તિ નીચે ઉતર્યો નહોતો અને 100 થી વધારે સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી છે અને એ પછી આ બધા જ ખુલાસા થયા છે। સવારે 8:20 ઓખલામાં પેટ્રોલ પંપ પર આ કાર દેખાઈ હતી। મારા સહયોગી મનીષ પુરોહિત અને દિલ્હીથી अजय यादव મારી સાથે જોડાયેલા છે। अजय पासेથી સૌથી पहला अजय सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जो कार में ब्लास्ट हुआ कल रात को वो सुबह ही दिल्ली आई थी और उसका जो ओनर है वो कह रहा है कि उसने कार बेच दी थी। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सुबह ही वो हरियाणा पासिंग की कार दिल्ली में आती है, उसके बाद दिल्ली में अलग अलग जगह घूमती है, एक मस्जिद के पास 2, 2.5 या 3 घंटे रुकती है और उसके बाद 6:52 पर एक प्रचंड विस्फोट होता है। देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व सुबह के वक्त जब हम लोग रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो उस मस्जिद के पास भी गए थे जहां पे जिसकी पार्किंग में ये कार खड़ी थी। ये दरअसल मस्जिद कोई सी दूसरे इलाके में नहीं है बल्कि लाल किला के बाएं हिस्से का करीब 800 मीटर, जो लाल किले का जो मुख्य गेट है या कह सकते हैं जहां पे विस्फोट हुआ था, वहां से 800 मीटर की दूरी पे ये सुनहरी मस्जिद है और ये 18वीं सदी की काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन यहीं पे एक पार्किंग लॉट है और जब भी कोई लाल किले घूमने के लिए आता है तो सुनहरी मस्जिद का जो पार्किंग एरिया है वहां पर वो मस्जिद खड़ा उस इलाके में वो कार की पार्किंग करता है, फिर उसके बाद लाल किले घूमने के लिए आता है। लेकिन जब वहां पे पार्किंग होती है तो वहां से लाल किले के मेन गेट पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यही होता है कि वहां से निकले लेफ्ट साइड, वहां से लेकर के पूरे लाल किले के पीछे से चक्कर लगाते हुए फिर एक यू टर्न लेगा और फिर मेन गेट पे, जहां पे अभी हम लोग खड़ा है, ये मेन गेट का, पहले कैमरामैन दिखा भी दे थोड़ा शायद आपको लोकेशन समझ में आए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लाल किले का प्राचीर दिखाई दे रहा है और इसी के ठीक सामने ये चूंकि चांदनी चौक का रास्ता जो है पैदल रास्ता है, पूरा लाल किले के मेन गेट तक जाता है और वही सामने ही जो है ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पर वो घूम करके पीछे के हिस्से से घूम के आ सकता है। दूसरा ये है कि पार्किंग से अगर वो निकलेगा तो तुरंत राइट साइड होगा और ये फ्रंट साइड जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस साइड से होते हुए पहले जहाँ पे जिस रो में जिस लाइन में हम खड़े हैं यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वो आगे जाएगा क्योंकि तुरंत जो मेन गेट के पास उस साइड जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाएगा आगे फिर लौट के आएगा, तब जाके फिर यहाँ पे पहुंचेगा जिस साइड में ब्लास्ट हुआ है। यानी अगर इस साइड से वो टैक्सी वाला आया है तो सबसे पहले आगे गया इस भीड़ भाड़ वाली जगह से, फिर यू टर्न करके लाल किले साइड में गया और फिर उसने ब्लास्ट किया होगा। लेकिन चूंकि इस पूरे टैक्सी को लेकर हुई तमाम सारी बातें की जा रही हैं और जो पहला इनपुट आ रहा है कि ये जो कार है सुबह 8:30 बजे ही कल दिल्ली में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन 3:19 में जो लाल किले की जो मस्जिद है जहां पे ये कार पार्किंग हुई थी वहां पे पार्क होने से पहले ये कई राउंड दिल्ली के चक्कर लगाती है। लेकिन 3 घंटे पार्किंग होने के बाद जब वहां से निकलती है तो सीधे लाल किले के मेन गेट के पास पहुंचती है और वहां पे धमाका होता है। लेकिन जो खबर कही जा रही है कि 6:48 पे वहां से निकली थी और 52 मिनट पे ये ब्लास्ट हुआ था, ये संभव नहीं है क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर खाली भी रास्ता होता है तो पीछे के रास्ते से अगर आएगी कार तब भी, आगे के रास्ते से आएगी कार तब भी, तो कम से कम 5 से 15 मिनट लग सकता है। तो टाइम कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित तौर पे कई सारे संदेह होते हैं। संदेह इस लिहाज से भी होता है कि पहले सलमान नाम का शख्स जो हरियाणा का रहने वाला है उसने ये कार खरीदी थी, फिर उसने एक नदीम नाम के शख्स को बेच दी। नदीम जो है वो किसी जो कार डीलर होता है उसको बेच दी। वहां से ये जो कार है एक तारिक नाम के शख्स को मिलती है और तारिक नाम का जो शख्स है वो पुलवामा का रहने वाला है, वही पुलवामा जो एक बार सैनिकों के शहीदी के लिए जाना जाता है। और उस तारीख से फिर ये उमर मोहम्मद के हाथ में ये कार आती है। तो क्या उमर मोहम्मद को तारिक ने कार बेची थी
या उमर मोहम्मद उसका कोई करीब का है, जानकार है, या दोनों की में कोई मिली भगत है तो वो कार लेके आया। जब कार लेके आया तो उसमें दूसरे अन्य लोग कौन थे, ये तमाम सारे सवाल हैं। हालांकि साथ ही साथ ये भी सवाल है कि जब कल फरीदाबाद में जब छापेमारी चल रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो वहां पे डॉक्टर मुजम्मिल पाए गए, उनकी निशानदेही पे एक दूसरी कार पाई गई, उस कार में असॉल्ट राइफल पाई गई और साथ ही साथ बहुत सारे जो मैगजीन थी, गोलियां थी और कई सारे ऐसे गैजेट पाए गए जो अमूमन बम ब्लास्ट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इधर भी इसकी कड़ियों को देखें तो आपको याद होगा कि जब हम पहले बात कर रहे थे कि जितने भी लोगों की धरपकड़ हुई है, कहीं न कहीं सब उसमें से कोई न कोई डॉक्टर है। तो क्या इन सभी लोगों का, इवन जिस उम्र पे ऊपर आरोप लग रहा है कि वो इस धमाके में हो सकता है मारे गया है, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर शाहीन जो को लखनऊ की रहने वाली है, वो खुद फरीदाबाद के जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है और डॉक्टर भी है, वो भी डॉक्टर है। तो एक पूरी सीरीज दिखाई दे रही है, पूरी एक तारतम्यता दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये है कि एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंचती हैं, इसका सभी